सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडालअप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है। और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो पिछले प्रैक्टिस सेशनों से थोड़ा-सा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हम चंडीगढ़ और ईएमआरएस एग्ज़ाम के जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उस पर फोकस्ड होके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या पीवाईक्यू हैं वो उनकी प्रैक्टिस करते आए हैं। बट आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्पेशली ईएमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है और उसमें भी आपका एक जो क्वेश्चंस आने हैं वो केस स्टडी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आने हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आज स्पेशली उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे या समझेंगे और उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे जो केस स्टडी बेस्ड हैं। तो इसलिए ये सेशन हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो ईएमआरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेशन के बाद निश्चित तौर पे पाएंगे कि आप जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिनको लेकर थोड़ा सा आपके मन में एक डर या कन्फ्यूजन है वो बड़े ही आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस खुद को उस आपको केस में रख के खुद को रख के उस अप्रोच से उनको सॉल्व करना है ताकि वो आसानी से और कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा के और बाकी आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपकी मदद करेगी ही। तो इसके माध्यम से आपके वो क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस पर आपको फ्री डिस्कशन का मौका मिलता है। आप अपनी प्रॉब्लम हमें लिख के ज़रूर भेज सकते हैं, कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सीधे क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रमेश क्लास 11th का स्टूडेंट है, shows exceptional skill in his academic studies and seems to enjoy reading books during her free time more than interacting with his classmates. What can be deduced from Ramesh behavior? मतलब 11वीं का वो छात्र है, वो अगर फ्री टाइम उसको मिलता है वो खाली समय में बजाय सहपाठियों के साथ बातचीत करने के पुस्तकें पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इस बिहेवियर को क्या कहेंगे? क्या वो सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, बुद्धिमान है, अंतर्मुखी या समूह में कोई दिलचस्पी उसे है नहीं? तो नॉर्मली इस तरीके के बिहेवियर को हम इंट्रोवर्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नैना जो है वो 10 साल की एक लड़की है। ऑफ एन एक्ट ऑफ हर इम्पल्सिस विदाउट थिंकिंग ऑफ कंसिक्वेंसेस सी फ्रिक्वेंटली इंटरप्ट अदर ड्यूरिंग कन्वर्जेशन। ठीक है, क्या करती है वो दूसरों की बातचीत को डिस्टर्ब करती है बिना सोचे समझे, है ना। और क्या करती है उसे अपनी बारी का इंतज़ार करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है जिससे नियमों के पालन करने में कहीं ना कहीं वो खुद को कठिनाई भरा पाती है। नैना के आवेगपूर्ण जो व्यवहार है उसके कारण घर और स्कूल में कई समस्याएं पैदा होती हैं। तो आप नैना के व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन किस तरीके से करेंगे कि वो हाइपर एक्टिव है, इन अटेंशन है, इम्पल्सिटी है, एग्रेशन है? तो देखो यहाँ पर हो सकते हैं कुछ टर्म आपको मिलते जुलते मिले। हो सकता है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट हाइपर एक्टिविटी लगा रहे हुए, इन अटेंशन लगा रहे हैं, इम्पल्सिटी लगा रहे हैं। एग्रेशन यहाँ आएगा नहीं, है ना, थोड़ा सा ये नेगेटिव साउंड करता है। अब हाइपर एक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है, आप एक काम पे स्टक नहीं होते, आप कंटिन्यू थोड़ा अपने कहीं ना कहीं हार्मोनल तौर पे या बॉडी के तौर पे आप कई सारे चेंजेस देखने को आपको महसूस होता है। आप एक काम पे स्टक नहीं हो सकते, उसको हम हाइपर एक्टिविटी कहेंगे। इन अटेंशन मतलब एक काम पे आप फोकस नहीं कर सकते। और इम्पल्सिटी का इसमें एक वर्ड कहा है, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें आपको मिल जाएगा कि थिंकिंग ऑफ कंसिक्वेंसेस सी फ्रिक्वेंटली इंटरप्ट, मतलब विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे वो अपनी मतलब कई चीज़ों पर रिएक्ट कर जाती है। तो ये जो कहीं ना कहीं गुण है, आपकी क्वालिटी है कि बिना सोचे आप चीज़ों पर सीधा रिएक्ट कर जाते हैं। ये आपके आवेग को दर्शाती है, आवेगता को या इम्पल्सिटी को। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इम्पल्सिटी। आई होप आपको इनके बारीक डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजेश एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता है और 12 साल का बच्चा है। अपने गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच ना होने के कारण उसे बाकी वर्ग के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षक कक्षा में रमेश की सीखने की ज़रूरत में सर्वोत्तम कैसे सहायता कर सकता है, आपको ये बात बतानी है। क्या वो क्या लेबल कर दे राजेश को एज ए इनकेपेबल पर्सन? तो ये तो बात बिल्कुल गलत होगी, है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 कट जाता है। सीधी सी राजेश की ताकत पर विचार करे बिना उसे उपचारात्मक कक्षा में नियुक्त करे, है ना। प्रोवाइड एडिशनल
हेल्प एकेडमिक सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू हेल्प राजेश कैचअप, या इग्नोर राजेश चलें तो इग्नोर करना भी गलत हो जाएगा। अब असाइन राजेश टू अ रेमेडियल क्लासेस विदाउट कंसीडरिंग हिज स्ट्रेंथ, ये बात भी गलत है, क्योंकि रेमेडियल क्लासेस तो हम जब अलॉट करेंगे, जब उसे उपलब्ध कराएंगे, जब हमें एक्चुअल में उसकी सिचुएशन की पता हो, जानकारी हो, तो इस हिसाब से ये भी कट जाता है। तो हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निशा एक 10 साल की लड़की है और उसे पुनर्प्राप्ति में कठिनाई होती है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है, ठीक है। उसमें क्या है, जटिल वाक्य समझने में उसे भी समस्या उत्पन्न होती है, अक्सर छोटे छोटे वाक्यांश को ही बोलती है, मतलब बड़े वाक्य वो अक्सर तौर पर नहीं बोल पाती है। उसके माता पिता ने उसकी भाषा क्षमताओं में परिवर्तन भी देखा है। निशा के मामले में आप क्या कहेंगे, उसकी जो भाषण भाषा है उसको किस तरीके से आप नोट करेंगे? क्या वो स्ट्रोक का निदान है, ठीक है, या दवा का प्रबंधन करना है, या फिर भाषा क्षमताओं का आकलन करना है, या भौतिक चिकित्सा प्रदान करना है? तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को किसके तौर पे डिफाइन करेंगे? डायग्नोसिस स्ट्रोक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन है, असाइनिंग लैंग्वेज एबिलिटी है, प्रोवाइडिंग फिजिकल थेरेपी है। फिजिकल थेरेपी यहाँ आएगी नहीं, ठीक है। स्ट्रोक की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, तो उसमें दवा प्रबंधन आप सीधे तौर पे कर नहीं सकते, क्योंकि उसे छोटे वाक्य तो पढ़ लेती है, बट बड़े वाक्य को पढ़ने में उसे दिक्कत आती है। तो उसकी जो है कहीं ना कहीं असेस करेंगे आप भाषाई तौर पे, उसकी भाषा एबिलिटी को आकलन करेंगे, आप समझेंगे कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो ये जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो 3 बनेगा। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि बराबर कंटिन्यू 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो टाइपिस्ट हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन आपके कहाँ रखे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अमित है 15 वर्षीय आदिवासी छात्र जो शिक्षा की भाषा से जूझ रहा है। उसकी मातृभाषा स्कूल में उपयोग किए जाने वाले शिक्षा के माध्यम से अलग है, जिससे उसके लिए अवधारणाओं को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। आपको ये बताना है शिक्षक कक्षा में अमित के लिए विभिन्न भाषा का सर्वोत्तम समर्थन कैसे कर सकता है? उसे हतोत्साहित करके, उसे मजबूर करके, उसे प्रोत्साहित करके, या अनदेखा करके? तो कहीं ना कहीं आपके जो बाकी 3 ऑप्शन है, हतोत्साहित करना, मजबूर करना या अनदेखा करना, ये अपने आप में नेगेटिव है। हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो होगा 3 वाला। देखिए यहाँ भी 3 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आई होप इसमें 3 ना आए तो ज़्यादा बेटर है। स्टूडेंट विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसे ASD के नाम से भी जाना जाता है और ऑटिज्म का नाम से भी हम इसे कई बार बुलाते हैं। इनका क्लासरूम इज डिस्प्लेइंग रिपीटेटिव बिहेवियर लाइक हैंड फ्लिपिंग एंड रॉकिंग बैक एंड फोर्थ। हाउ कैन द टीचर बेस्ट एड्रेस दिस बिहेवियर? मतलब ऑटिज्म का बच्चा है तो उसमें उछलने, आगे पीछे हिलने डुलने, इस तरीके के व्यवहार देखे जाते हैं। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? उसे सज़ा देंगे? नहीं, बिल्कुल हम उसे सज़ा क्यों देंगे, है ना। कहीं कहीं उसके वो मेडिकली प्रॉब्लम है तो उसमें हम सज़ा देने की कोई बात बनती नहीं है। उसके व्यवहार को पुनः निर्देशित करेंगे, है ना। इग्नोर कर देंगे तो इग्नोर भी नहीं करेंगे। इमीडिएटली स्टॉप हिज बिहेवियर, उसे सीधा कह देंगे कि आप अपने बिहेवियर को स्टॉप कर लीजिए, ऐसा मत करिए, तो वो उसके बस में थोड़ी है। अगर होता तो कर चुका होता। तो हम क्या करेंगे, उसके व्यवहार को कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट करेंगे, उस व्यवहार को कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीज़ में क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे, उसको चैनलाइज कर देने की कोशिश करेंगे उसकी एनर्जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन एन इंडियन क्लासरूम स्टूडेंट विथ ऑटिज्म डिस्प्लेज intense interest in specific topic and tend to talk about it repetitively, often disrupting the class. How can the teacher manage this behavior? क्वेश्चन लगभग समान तौर पे है आपका जो पहले क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा है भारतीय कक्षा के तौर पे आप ऑटिज्म वाला अगर बच्चा होगा, विशिष्ट विषय में अगर गहन रुचि है, तो फिर आप एज अ टीचर क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे उसे है फ्री टॉक के लिए, डिस्करेज करेंगे, असाइड कर देंगे स्पेसिफिक टाइम, या पनिश कर देंगे? तो यहाँ देखिए, देखो पनिश हम करेंगे नहीं, हटा देंगे, हतोत्साहित भी नहीं करेंगे, विशेष समय को छोड़कर असाइड स्पेसिफिक टाइम नहीं, उसे खुले तौर पर बातचीत करने का मौका देंगे, है ना। तभी तो वो फ्रीली अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जो सोफिया है एक मेहनती और उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाली छात्रा है। हाल ही में वह अपनी आगामी अंतिम परीक्षा के साथ साथ घर पर अन्य गतिविधियों और जिम्मेदारियों को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित महसूस करती है। उसे कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है। रात में सोफिया सोने में भी परेशानी महसूस कर रही है। अब उसके जो दोस्त ने इस चीज़ को देखा है तो वो कहता है कि स्कूल गतिविधियों में भाग लेने के लिए अधिक अकेले और कम इच्छुक दिखाई दे रही है। इस वजह से कौन से ये लक्षण हैं जिस वजह से सोफिया जो है वो चिंता और तनाव को अनुभव कर रही है? डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग है, इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन है, इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस है, सेंस ऑफ काम एंड रिलैक्सेशन है। तो यहाँ जो पॉजिटिव साउंड वाले हैं वो तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होंगी ना। तो डिफ़िकल्टी इन कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन है, मतलब फोकस नहीं कर पा रही हो। इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन होगा नहीं, इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी नहीं, सेंस ऑफ काम एंड रिलैक्सेशन से तो वो जूझ रही है ना, क्योंकि वो काम और कहीं ना कहीं रिलैक्स कर नहीं पा रही है चीज़ों को लेकर। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट वाला बनेगा।
अगला है कि राहुल है 10 वर्षीय एक बच्चा जिसे पढ़ने की समझ में कठिनाई होती है। उसे अक्सर पाठ में मुख्य विचारों को समझने में अधिक समय लगता है और वह जटिल शब्दावली से अभिभूत हो जाता है। शिक्षक राहुल को पढ़ने की समझ का समर्थन किस प्रकार करेंगे? असाइन कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट नहीं, उसे वही चीज़ समझ में दिक्कत हो रही है, आप उसके सामने और जटिल चीज़ ला के रख देंगे तो कैसे काम चलेगा? डिस्करेज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रोवाइड सिंपल टेक्स्ट, हाँ ये हो सकता है उसे बहुत सरल, उस चीज़ को जिन चीज़ों में समझने में कठिनाई हो रही है उन्हें छोटे छोटे सरल टुकड़ों में हम काट देंगे, है ना, बांट देंगे। इग्नोर तो हम करेंगे नहीं। तो ये हमारा सही आंसर बन सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जब शिवम है एक बच्चा है जिसे प्रमुख परियोजना के लिए अपने सहपाठियों के सामने प्रस्तुति देने के लिए नियुक्त किया गया है, तब से उसे बेचैनी हो रही है। मतलब उसे काम दिया गया है कि आपको अपने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को अपने सभी साथियों के सामने प्रेजेंट करना है, तो उसे एक बेचैनी का अनुभव होने लगा है। ध्यान केंद्रित करने में उसे कठिनाई होने लगी है, यहाँ तक कि कभी कभी कांपने भी लगता है। ऐसा होता नहीं, कभी कभी हमें स्टेज पर अचानक से बुला दिया जाए तो हमारी भी बॉडी में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होने लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि इस पूरे आप जो बिहेवियर, आप उसके सिम्टम्स ये सब देख रहे हैं, तो किस चीज़ का वो अनुभव कर रहा है। क्या वो जनरलाइज एंग्जाइटी है, सेपरेशन एंग्जाइटी है, सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है? तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उसे क्या है, प्रदर्शन की चिंता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो रखी है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट को अपने साथी समूह के सामने प्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं चिंता या एक तरीके से तनाव महसूस कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अमन इज़ अ 5 ईयर ओल्ड बॉय स्टार्टेड स्टटरिंग, मतलब हम कहीं ना कहीं हकला आने की बात करते हैं, शुरू कर दिया। उसके माता पिता ने देखा है कि उसकी जो चिड़चिड़ाहट या पूरे दिन में बदलती रहती है, जैसे जैसे वो हकलाता है या जब जब उसे चिड़चिड़ाता है तो उसे हकलाने की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है। जब वो थका हुआ होता है तो भी तनाव से बढ़ जाता है और इस तरीके की उसका व्यवहार सामने आता है। तो आप उसकी इस तरीके के व्यवहार से किस तरीके से निपटेंगे, है ना? तो क्या वो विकास संबंधी विकार होगा, है ना? किस प्रकार की अनुभव को संभावना देता है, तंत्र या न्यूरोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, सिचुएशनल है? तो कहीं ना कहीं आप ये देखने इसका अगर की पॉइंट हम क्वेश्चन की बात करें तो जब वो थका होता है, ठीक है, थका हुआ महसूस करता है या तनाव महसूस करता है, तभी उसकी कहीं ना कहीं हकलाहट सामने आती है। तो ये सिचुएशनल है, ऐसा नहीं है वो पूरे दिन हकलाता हो, नहीं, जब वो तनाव या थकावट महसूस करता है तभी उसके ये हकलाना उसके बिहेवियर में आपको देखने को मिलता है। तो इसे हम कहेंगे सिचुएशनल, है ना? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कीर्ति एक 7 साल की लड़की है जो पारिवारिक विवाह में भाग लेती है ना? कहीं वेडिंग होती है उसकी शादियों में, तो वो जाती है जैसे हम सभी जाते हैं। तो माता पिता ने ये देखा है कि अक्सर शादी समारोह में या रिसेप्शन जो होते हैं शादियों के, उसमें ध्यान केंद्रित करने में उस पर कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। और जो सजावट है, संगीत है आसपास, इनमें उसकी कहीं ना कहीं ये उसका एक कॉन्सेंट्रेशन है वो इन वजहों से उसका विचलित हो जाता है, उससे स्थिर बैठने में कठिनाई होती है, अक्सर कार्यक्रम में इधर उधर घूमती भटकती फिरती है। तो शादी के दौरान जो माता पिता ने उसके इस बिहेवियर को देखा है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं उन्हें पता करना है। एज हम पेरेंट्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका कारण या रीज़न जानने की कोशिश करें। तो जिस प्रकार की आप कीर्ति के अंदर समस्या देख रहे हैं, उसको सामना करना पड़ता है, तो आप इसको क्या कहेंगे? एक्सेसिव टॉकिंग है, डिफिकल्टी इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है, फियर एंड लार्ज क्राउड है, एग्रेसिव बिहेवियर है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब शादी समारोह की बात करी गई है तो वहाँ क्या है, एक्सेसिव आपको क्राउड देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो भीड़ या समूह साथियों में रहने की वजह से उसे कहीं ना कहीं क्या होता होगा, एक डिस्कम्फर्ट का अनुभव होता होगा। तो इसे हम एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं कहेंगे, फियर ऑफ लार्ज क्राउड कह सकते हैं, है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि एक्सेसिव टॉकिंग तो आएगी नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन कहता है राहुल एक 7 साल का लड़का है जिसे हाल ही में प्री स्कूल शुरू किया है। उसके माता पिता ने देखा है कि वो अक्सर बोलते समय ध्वनियाँ और अक्षरों को दोहराता है। जब वह उत्साहित होता है तो दूसरों के साथ कुछ साझा करने की कोशिश करता है, तो दोहराव अधिक स्पष्ट होता है। मतलब जब बहुत एक्साइटेड हो जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं रिपीटेशन बातों में देखने को आपको मिलेगा। तो कौन सी राहुल की स्थिति सबसे अच्छा वर्णन करती है? किस स्थिति को राहुल की स्थिति से सीधे तौर पर रिलेट किया जा सकता है? अभिव्यक्ति विकार है, वाणी का कहीं ना कहीं एप्रेक्सिया है, या हकलाना है, या भाषा विकार है? तो कहीं ना कहीं जब हम बार बार एक चीज़ को दोहराता ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं वो किस में आ जाएगा, हकलाने में आ जाएगा। तो इस हिसाब से थर्ड इज़ द राइट आंसर। और यहाँ थोड़ी सी अगर मैं करेक्शन करूँ तो यहाँ प्री स्कूल की अगर बोली जा रही है तो साल का बच्चा प्री स्कूल में नए करिकुलम के हिसाब से तो नहीं आएगा, है ना? आपको ये बात भी देखनी है। अगर बात करें कि संजय एक 16 साल का लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है, जिसे उसके साथी अक्सर दूर या अलग थलग समझते हैं। वह कुछ करीबी दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता है लेकिन दूसरे के साथ संकोच करता है। मतलब कुछ पर्टिकुलर दोस्त हैं, उन्हीं के साथ वो रहना या बातें करना पसंद करता है, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ बात करने के लिए आप उसे बोल देंगे तो उसमें संकोच करता है। शिक्षक कक्षा में संजय के सामाजिक संपर्क का सर्वोत्तम समर्थन कैसे कर सकता है? ठीक है, लेबल कर दे उसे इंट्रोवर्ट के तौर पे,
उसे कहीं ना कहीं असाइन कर दे कि तुम्ही को ग्रुप को लीड करना है, इनकरेज करे उसे या इग्नोर कर दे, तो कहीं ना कहीं उसे टीचर को इनकरेज करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। इनकरेज के माध्यम से हो सकता है वो उसे ग्रुप को लीड करने को दे दे, लेकिन एकदम से ग्रुप को लीड करने के लिए देना उसके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग सेकंड वाला लगा रहे हो, लेकिन ये भी समझना है कि उसका मेन बेसिक चीज़ क्या होगी जिसके अंदर दूसरी चीज़ अपने आप सम्मिलित हो जाएगी। तो लेवल तो हमें करना ही नहीं है और अनदेखा हमें नहीं करना, लेकिन हम उसे इनकरेज करेंगे ताकि आगे चल के वो अपनी टीम को लीड करने के लिए एक सिचुएशन तक, एक लेवल तक पहुंच सके, है ना। इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कपिल एक 10 साल का लड़का है जो लगातार गणित की अवधारणाओं से जूझ रहा है ना। गणितीय संक्रियाओं को समझने और लागू करने में अधिक समय लेता है, उसके ग्रेड लगातार कम रहे हैं और गणित सीखने में धीमी गति से काम करता है। तो शिक्षक को यह पहचानने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसे कंपेयर करना चाहिए उसके ग्रेड को? बिल्कुल नहीं, बात गलत है। उसे लेवल कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। असेस हिज मैथ एबिलिटीज, उसकी गणित की क्षमताओं का आकलन करना चाहिए? बिल्कुल सही है। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना रीज़न क्या है। जब रीज़न जानेंगे तभी तो उसके कहीं ना कहीं निवारण के लिए हम अपना पहल करेंगे। तो इस वजह से सीधे पेरेंट्स से बात करना भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है। तो आई होप ये थे आपके केस स्टडी पे बेहतरीन क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के आपको पूछने को मिलेंगे, क्योंकि आपके सामने एक सिचुएशन रख दी जाएगी, है ना। अब आपको एज अ टीचर खुद को उस रोल में रख के ये देखना है कि आपके तरीके से बच्चे के लिए क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है। इसी को हम केस स्टडी बोलेंगे। और अपने एंड से आपको जितने इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले आप ज़रूर कीजिएगा। जितने क्वेश्चन हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं हम बिल्कुल कराएंगे। बाकी आप अदर प्लेलिस्ट में जाके हमारे और प्रैक्टिस सेशन ज़रूर देखिएगा, जिनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।